गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद क्या था? तो ये हमने जो उदारवाद के बारे में पढ़ा था, कांग्रेस का जो शुरुआती स्वरूप रहा है वो उदारवादियों का रहा है। शुरुआती स्वरूप मीन्स 1885 से जो 1905 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें कांग्रेस का स्वरूप उदारवादी रहा, जिसके कारण से उनकी जो गतिविधियों को हमने देखा कि उनके जो कार्यक्रम थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उस सब का रुख हमने देखा कि वो नम्र था, नरम था। तो इस सब के कारण से ही शुरुआती 20 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उदारवादियों का जो है समय कहलाया उसमें। तो उसके बाद का जो समय शुरू होता है उसमें कुछ एक ऐसे उदारवादियों का जो शुरुआती 20 सालों का जो टाइम पीरियड था उस दौरान कुछ एक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे कि कांग्रेस में ही उग्र विचारों वाले नेताओं का, युवकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने आगे आने वाले समय में एक जो है क्रांति की भावना को जन्म दिया। उन्होंने ये कहा कि जैसे कि उदारवादियों की विचारधारा थी कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना पत्र भेजेंगे, स्मरण पत्र भेजेंगे, स्मृति पत्र भेजेंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे, उन सब के द्वारा हम जो है ब्रिटिश सरकार से अपने हितों को पाने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं कर पाई ब्रिटिश सरकार, और इस सब के चलते जो है धीरे धीरे करके उदारवादी नेता खुद ही ब्रिटिश सरकार से रुष्ट होने लगे। जैसे कि हमने दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा कि कैसे जो है भारतीय धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को जा रहा है। उन्होंने वो बताया किन तरीकों से जा रहा है, सैनिक और असैनिक पदों पे दिए जाने वाले वेतन से, या फिर यहाँ से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है, या वहाँ से जो आयात किया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लगाया जाता है, या और भी जो तरीके थे उन सब के द्वारा जो है उदारवादी नेताओं ने ही ये बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है। तो इस सब के बावजूद जो है ये बात हमारे सामने आती है कि उदारवादी नेता ही ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण से धीरे धीरे करके उन्हीं सदस्यों के जो रुष्ट होने की भावना थी उसमें उस समय जो नवयुवक कांग्रेस के सदस्य बन रहे थे उनके मन में रोष भर दिया। जैसे कि लाल बाल पाल का प्रादुर्भाव हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल बाल पाल बंगाल से विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र से जो है बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब से लाला लाजपत राय जो थे लाल बाल पाल कहलाने वाले ये त्रिमूर्ति। तो इन तीनों का काफ़ी योगदान रहा उग्र राष्ट्रवाद को उदय करने में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को देखा और उदारवादियों की नीतियों को भी देखा कि कैसे उन्होंने जो है अपने तरीकों से ब्रिटिश सरकार के सामने जो है अपनी मांगे रखने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की एक न सुनी। तो इस सब के बावजूद जो है इस सब का परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वो रुष्ट होते गए, और उनकी जो रुष्ट होने की नीति थी, उनका जो विरोध था वो एक क्रांति के रूप में सामने आया। तो इसी तरह से जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने जन्म लिया। तो उसमें उसके जन्म लेने के जो कारण रहे, सबसे पहले तो उनका अध्ययन करना जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो इसमें पहला कारण क्या रहा था? पहला कारण रहा था स्टूडेंट्स उग्र उदारवादियों की असफलताएं।
हालांकि जैसे हमने बात की है अभी कि उदारवादी जो नेता थे वो अपने कार्यों में असफल रहे थे और उनकी असफलता ने ही आगे आने वाले समय में ऐसे जो है कार्यक्रमों को या फिर ऐसे नवयुवकों को प्रोत्साहित किया कि वो आगे आएं। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि उन्होंने स्मरण पत्र भेजे, शिष्टमंडल भेजे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है अपने लक्ष्यों को पाने में जो है विफल रहे, वो उनको पा नहीं सके। तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार से, उसकी नीतियों से वो रुष्ट हो गए। उनको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और इस बात की जो है जानकारी हमें इस बात से मिलती है कि उस समय में बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए, चाहे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, चाहे उसमें जो है हम दत्त का नाम ले सकते हैं। तो ये उन अर्थशास्त्रियों ने ये दर्शाने की कोशिश की, आर्थिक जो है इतिहास का विश्लेषण किया उन्होंने, उस समय के दौर का जो है आर्थिक विश्लेषण करके ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार के समय में, इसके दौर में भारत का अर्थव्यवस्था का शोषण ही हुआ है, उसका पतन ही हुआ है, वो अपग्रेड नहीं हुई है। तो इस सब से जो है उदारवादियों के मन में धीरे धीरे जो है अपने विचारों के प्रति निराशा भरती गई। उनके जो प्रयत्न थे, चाहे उन्होंने जो है प्रार्थना पत्र भेजने के लिए किए, चाहे उन्होंने जो है अपने शिष्टमंडल भेजे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण से वो असफल रहे और उनकी असफलता ने ही आगे आने वाले समय में भारतीय नवयुवकों को जागृत करने में काफ़ी भूमिका अदा की और जिससे उग्र राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ। दूसरा जो कारण है वो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से असंतुष्टि। 1892 में हालांकि उदारवादियों के प्रयासों के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो पास किया, उसमें भारतीयों की संख्या निर्धारित कर ली गई। भारतीयों की संख्या तो उसमें निर्धारित कर ली गई, लेकिन भारतीयों की सदस्य संख्या निर्धारित होने के बाद भी उनको बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार सीमित दिया गया। तो वो प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन बहस कर सकते थे। उनकी बहस को मानना या ना मानना, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पे गौर करना या ना करना, वो ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश अधिकारियों की मर्जी थी। तो वो कानून जो है कोई मायने नहीं रखता कि उसमें ब्रिटिश भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संतुष्टि के लिए कुछ किया हो। तो इससे भारतीयों में असंतुष्टि होना जाहिर सी बात है। तो इससे असंतुष्टि ने भी जो है ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकती, और इस कारण से भी उनमें जो है एक क्रांति की भावना जागृत हुई, क्रांति की भावना भर गई। अगला जो कारण है वो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस दौर में हमने एक बात नोटिस करी, जैसे कि लाल बाल पाल के बारे में हमने पढ़ा। तो इस समय के दौर को एक जो है हम धार्मिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दे दे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव जो शुरू किया था, वो हिंदू धर्म को प्रस्तुत करने का एक जरिया है। काली उत्सव शुरू किया गया था और जो है देवी उत्सव शुरू किया गया था। वो सारी चीज़ें धर्म को प्रदर्शित करने के लिए ही एक तरीके थे। यहाँ पे हम जो है एक बात और जो है डिस्कस करेंगे कि जो उदारवादी थे वो क्या मानते थे कि ब्रिटिश सरकार सही है, ब्रिटिश सरकार के साथ हमारे संबंध रहने चाहिए, तभी भारत तरक्की कर सकता है। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो क्या मानते थे कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, हिंदुत्व श्रेष्ठ है,
और हिंदू धर्म के दायरे में रह करके ही हम तरक्की कर सकते हैं। तो उनकी ये विचारधारा थी और ये विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो है आर्य समाज ने, रामकृष्ण मिशन ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। आर्य समाज ने भी कहा कि जो है वेदों की ओर चलो, वेद हिंदू धर्म का मुख्य पर्याय है ही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी कोशिशें की, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, उसके प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से हुआ। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो एक मठ के रूप में पहले स्थापित हुआ था। उसके बाद विश्व के सामने भी भारतीय हिंदू धर्म की श्रेष्ठता साबित करने के लिए बार बार सम्मेलन में हो गए, बार बार वहाँ जाकर के उन्होंने हिंदू धर्म का लोहा मनवाया, दूसरे देशों में जाकर के भी। और इस तरह से भारतीय जनता में, नवयुवकों में हम बाल गंगाधर तिलक का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया या फिर गणेश उत्सव शुरू किया। तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव एक भीड़ के रूप में जो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि जो उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति है उससे हमें स्वराज प्राप्त नहीं होगा, स्वराज भोगने से प्राप्त नहीं होगा, संघर्ष से प्राप्त होगा। स्वराज हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। वो मैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये जो है बाल गंगाधर तिलक के कथन है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म अपनी परंपराओं के प्रति जो है इनमें कट्टरता थी। एक और बात जो है यहाँ पे गौर करने की है, जैसे कि अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए जो इनके परंपराओं पे, इनके विचारों पे प्रहार करते हैं। तो वो जो अधिनियम थे, चाहे हम सती प्रथा निषेध अधिनियम की बात कर लें, चाहे हम दास प्रथा अधिनियम की बात कर लें, चाहे हम बाल हत्या के प्रति जो है उनकी कोशिशों की बात कर लें, विधवा विवाह की बात कर लें, क्योंकि हिंदू समाज में स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसको सती कर दिया जाता था और ये मानते थे कि वो सही भी है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ मिलकर के ही ये हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, लेकिन सारे संतुष्ट नहीं थे। जो पौराणिक हिंदू विचारों वाले या पौराणिक अपनी परंपराओं को मानने वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि सही था, उसकी पति की मृत्यु के साथ उसको जला दिया, वो सही था। अंग्रेजों ने गलत किया है, हमारे रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ छेड़छाड़ की है। तो इस तरह से उनके जो मन मस्तिष्क में जो उनकी परंपराएं थी, जो उनकी विचारधाराएं थी, जो रूढ़ियां थी, उन पे जो है करारा प्रहार हुआ था। इसलिए भी वो अंग्रेजों से रुष्ट थे, इसलिए भी वो मानते थे कि अंग्रेज हमारा कभी भला नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के प्रति तो वो थे ही कि जो ब्रिटिशर हैं वो जो है हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए भी जो है वो उनसे रुष्ट थे। और इसीलिए ही जो है ये उग्र राष्ट्रवाद के उदय में एक मील का पत्थर साबित हुआ हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। चौथा जो है इसमें पॉइंट बनता है वो है अंग्रेजी राज की प्रकृति का सही मूल्यांकन। अंग्रेजी राज की प्रकृति का सही मूल्यांकन। यहाँ पे अंग्रेजी राज की प्रकृति का सही मूल्यांकन कर लिया गया था कि अंग्रेज कैसे हैं, उनकी विचारधाराएं क्या है, वो कैसे, जैसे कि हमने बात की थी दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी मुख्य उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेताओं में अग्रणी थे। उन्होंने जो लिखा धन निष्कासन सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, और जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जो है दत्त की लिखी हुई पुस्तक है। और उन्होंने भी आर्थिक इतिहास का जो है एक विश्लेषण किया है, एक मूल्यांकन जो है भारतीय जनता के सामने पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेज सरकार वास्तव में क्या कर रही है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भारतीय धन को इंग्लैंड भेजा जा रहा है, वो किन तरीकों से भेजा जा रहा है। तो उदारवादी नेताओं ने ही जो है अंग्रेजों से असंतुष्टता साबित करते हुए ही ये किया था। उदारवादी नेताओं ने ही दर्शाने की कोशिश की थी कि अंग्रेजों ने
हमारे लिए अच्छा नहीं किया, बल्कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे हैं। तो वो ही जो है संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी राज का मूल्यांकन उन्होंने जो सही तरीके से किया, चाहे वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में किया, चाहे वो आर.सी. दत्त ने किया अपनी पुस्तक में, या फिर अन्य किसी आर्थिक इतिहासकार ने किया, तो वो एक साबित करने के लिए काफ़ी था ये कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों का भला नहीं कर रही, वो तो अपने लाभांश को देख रही है और वो अपना फ़ायदा ही देख रही है। तो भारतीयों का तो इसमें भला है ही नहीं। तो इसीलिए ही जो है एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन्म हुआ, उसका उदय हुआ। अगला जो कारण था 5th, वो था भारत का तीव्र गति से आर्थिक शोषण। भारत का तीव्र गति से आर्थिक शोषण जो है हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले क्या था, जब 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध चल रहा था, उसमें भारत से इंग्लैंड को गेहूं का निर्यात 38 लाख पौंड था। और जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, बिल्कुल शुरुआत में, वो क्या हो गया, लगभग 1,53,00,000 हो गया। तो ये बढ़ गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किस एरिया में जो है भुखमरी है, किस एरिया में अकाल है, किस में प्लेग है, या फिर कोई और महामारी है, या वो गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, या फिर उनकी औकात नहीं है, उनकी जो है इतना उनके पास नहीं है कि वो लगान दे सकें। तो उनका शोषण होता रहा। यहाँ से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाते रहे, निर्यात उनके ऐसे ही चलते रहे, और जो है भारतीयों के साथ अमानवीयता का व्यवहार होता रहा। दूसरा, भारतीयों के साथ तो ऐसे ही दुर्व्यवहार चलता रहा। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में आयात कर से जो है अपने व्यापारियों को खुश करने के लिए 5% जो दिया जाता था, वो लिया जाता था कर, उनका 3.5% कर दिया। और भारत में जो चीज़ें आयातित होती थी उनका जो है 3.5% था, उनका बढ़ा दिया, 5% कर दिया। तो यहाँ के मुंशिफों को तो 200 रुपये मिलते थे प्रति माह, और अंग्रेज मुंशिफ जो थे यहाँ पे उनको 2,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। तो इस जो है इतने बड़े गैप के कारण भी जो है उनकी ये शोषण की जो नीति थी ये साबित हो गई कि अंग्रेज सरकार भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ शोषण कर सकती है, वो उनका फ़ायदा कभी नहीं चाह सकती। इसीलिए भी जो है ये भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध की भावना पैदा हुई, जिसने उग्र राष्ट्रवाद को उदित होने में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला है अकाल और प्लेग। 1876 से 1900 का टाइम पीरियड ऐसा था, ये दौर ऐसा था जिसमें 18 बार जो है अकाल पड़े थे। तो इन 18 बार पड़े अकालों के कारण भारतीय कितने जनता मरी होगी, तो इसमें सबसे बड़ा अकाल जो था वो जो है 1896 से 97 का और 1899 से 1900 का। ये जो 2 टाइम पीरियड मैंने बताए हैं ये सबसे लंबे चलने वाले अकाल थे। तो इन टोटल जो 18 बार जो अकाल पड़े थे भारत में अलग अलग जगहों में, तो इसमें 2.5 करोड़ जो है जनता मारी गई थी, 2.5 करोड़ लोग अकाल से मारे गए थे। अकाल खत्म हुआ ही था कि फिर भारत में प्लेग ने अपना घर बना लिया, प्लेग आ गया। फिर प्लेग जो है कई सालों तक चला और यहाँ पे प्लेग एक महामारी की तरह फैला। उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि अकाल के लिए भी एक राहत कमीशन बनाया था, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि अकाल राहत अधिनियम जो पास किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका क्या फ़ायदा है। वो वैसे ज्यों का त्यों लगान देते रहे, उनको बताया नहीं गया कि अब आपका जो है लगान कम कर दिया गया है या माफ़ कर दिया गया है या फिर आपको कुछ राहत दी जाएगी, तो ऐसा बताया नहीं गया था। तो जो है अज्ञानी
या फिर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से किसान वो समझ नहीं पाए और जो है अकाल के समय में गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए अधिनियम से किसी भी तरह का भारतीयों को फायदा नहीं हुआ। दूसरा जो प्लेग की महामारी आई थी, इसमें भी लगभग 1,00,000-1,50,000 लोग मारे गए थे। तो उस आंकड़े के जो जनता जो उससे जो है शिकार हुई थी, तो उसके लिए भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेग राहत जो है अधिनियम पास किया। उसके लिए प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड को नियुक्त किया गया और उसके साथ एक अधिकारी आयस्ट को नियुक्त किया गया। तो वो दोनों क्या कर रहे थे, वो अपना मनमर्जी से मौज मस्ती करते हुए जो है वो उसका निपटारा करने में लगे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपनी मनमानी की। जहाँ भी वो जाते, गरीब लोगों के घर थे, प्लेग से वो ग्रसित थे, बीमार थे, उनको सहानुभूति की ज़रूरत थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे लोगों को सहानुभूति मिले। तो इस सब से प्लेग से परेशान लोगों के घरों को उनको पता चलता कि ये प्लेग का मरीज है इस घर में, तो वो घर जो है गिरा दिए जाते। तो चलो ये भी मान लिया कि उनके घर गिरा दिए, उनको राहत कैंपों में भेजने के लिए था, लेकिन उस समय महिलाओं के साथ भी उन्होंने काफ़ी जो है दुर्व्यवहार किया, अमानवीयता का व्यवहार किया, काफ़ी छेड़छाड़ हुई और जो है बहुत बुरी स्थिति थी उस समय में। तो इस सब से जो है लोग काफ़ी परेशान हुए, ब्रिटिश अधिकारियों से, उनके सैनिकों के जो है व्यवहार से वो काफ़ी परेशान हुए। तो इस सब से जो है चापेकर बंधुओं ने मिस्टर आयस्ट की और मिस्टर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उनको जो है सजा हुई। और ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, मराठा जो समाचार पत्र है वो इंग्लिश में लिखा जाता था और केसरी जो समाचार पत्र है वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तो वो उनमें उन्होंने काफ़ी जो है ब्रिटिश सरकार की आलोचनापूर्ण जो है लेख लिखे और उनके द्वारा लिखे जाने वाले लेखों से ब्रिटिश सरकार ने अपनी जो है मानहानि का दावा करते हुए 18 महीने के कारावास के लिए उनको जेल में डाल दिया। तो ये जो दौर था अकाल और प्लेग का, इसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, काफ़ी बड़ी जनता जो है मौत का शिकार हो गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाम मात्र का ही जो है उनके सुधार के लिए काम किया था। तो ये भी एक मुख्य बात रही जिससे कि भारतीयों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा हुई। अगला जो कारण है वो है ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। वहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत बुरी थी, ऐसी स्थिति थी जैसी वैदिक समय पे जो है ऊपर के 4 वर्ण होते थे। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते समय पढ़ा था कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और उसमें भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। आगे जो है वही वर्ण चलते रहे, वो मनुस्मृति लिखी गई या और भी जो स्मृतियाँ लिखी गई उसमें भी इन सारी चीज़ों का उल्लेख है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना निचल जो 4था वर्ण है उसका काम है। 4था वर्ण शूद्र वर्ण, जिसको जो है उनके साथ रहने का हक नहीं है, उनके घर बाहर होते हैं, अलग जगहों पे शूद्रों के घर होते थे, उसका काम था ऊपर के 3 के वर्णों की सेवा करना। इसी तरह से वही स्थिति अब भारतीय जनता की थी जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था और उनके साथ होने वाला ये व्यवहार इतना ज़्यादा बुरा था कि जिससे जो है देखने वालों की भी रूह कांप जाए कि यदि अंग्रेज जा रहा है तो वो पगडंडी पे चलेगा, तो उसको जो है अंग्रेज कोई निकल रहा है पास से वो गर्दन झुकाएगा, बग्गी पे है कोई तो वो उसको सलाम ठोकेगा। तो इस तरह की जो है स्थिति थी और ये था कि इतनी बुरी स्थिति थी
कि जो है उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। वही स्थिति थी जो सवर्णों ने कभी जो है शूद्रों के साथ किया था, वही जो है अब भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश अधिकारी कर रहे थे। तो उनके आवास भी अंग्रेज अधिकारियों के आवासों से काफ़ी दूर होते थे। तो एक रही सही कसर उन्होंने एक जो है पंजीकरण अधिनियम पास कर दिया कि प्रत्येक भारतीय को अपना पंजीकरण अनिवार्य है, उसमें अपने उंगली अंगूठे की छाप देनी होती थी, वो पंजीकरण जरूरी था। ये एक अमानवीय तरीका था, उनकी बेइज्जती करने का एक और जो है उन्होंने तरीका निकाला था। तो इस सब से जो है भारतीय जनता काफ़ी परेशान हुई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से कोशिश की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है उन्होंने अपने बार बार अपनी जो है याचना पूर्ण ढंग से अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ मानने वाली थी। तो इस सब से भी जो है भारतीय जनता को जब ये पता चला कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है और उन महात्मा गांधी द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं का, याचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो भी इस बात के मद्देनजर भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना जरूरी था। अगला जो कारण है वो है इसमें जातीय कटुता का चरमोत्कर्ष। जातीय कटुता मीन्स जैसे कि वही है अंग्रेजों की और भारतीयों की बात हमने उस परिप्रेक्ष्य में की दक्षिण अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर लेते हैं। यहाँ पे काले गोरे का जो भेद था वो बहुत ज़्यादा था। वही है कि भारतीय जब कोई उच्च अधिकारी है वो बग्गी पे आ रहा है, दूसरी तरफ से अंग्रेज भी बग्गी पे आ गया, तो उसको जो भारतीय है उसको अपनी बग्गी से उतर के नीचे अंग्रेज की बग्गी के पास जा करके उसको सलाम ठोकना होगा। अंग्रेज जा रहे हैं तो उसको सलाम ठोकना होगा। तो ऐसे ही है, ये बात जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि भारत में भी ऐसा ही होता था। तो इस सब से भी धीरे धीरे करके अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में रोष पैदा हो गया। उस रोष ने ही जो है आगे उग्र राष्ट्रवाद के उदय होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाएं, चाहे हम इटली की विजय की बात करें, इटली में राष्ट्रवाद के उदय की बात करें, चाहे हम बात करें रूस जैसे बड़े देश पे जापान जैसे छोटे से देश की जीत की तो उन सब घटनाओं ने भी भारतीयों के दिलो दिमाग में काफ़ी असर डाला, जिससे जो है भारतीयों के दिलों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो है उसने जन्म लिया। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश सरकार में जो है उस समय यदि बात करें इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार थी। लगभग 19वीं सदी के उत्तरार्ध की हम बात कर रहे हैं। अनुदार दल की सरकार ये चाहती थी कि जो उनकी साम्राज्यवादी भावना है उनके और ज़्यादा उपनिवेश हों और जो उपनिवेश हैं उनका अधिक से अधिक शोषण किया जाए। तो अनुदार दल ने उस समय पे लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन जैसे ऐसे गवर्नर जनरल भेजे भारत में जिन्होंने भारत का खूब शोषण किया, ऐसे अधिनियम पारित किए जिससे भारतीय जनता परेशान हो उठी। तो ये उनकी साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा थी, जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसे जो है अधिकारी आए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के फायदे के लिए और भारतीयों के शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कारण से भी ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के मन में रोष आया। अगला जो है कारण है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन की नीति या फिर उसकी दमनपूर्ण नीति कह सकते हैं। 1899 से 1905 तक जो है 4-5 तक का कार्यकाल रहा लॉर्ड कर्जन का, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने कुछ एक ऐसे काम किए
जिससे कि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के बिल्कुल जो है विरुद्ध हो गई, उसके खिलाफ हो गई। चाहे उसका जो है प्राचीन जो है अधिनियम था, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना था, या फिर महारानी विक्टोरिया की खुश नवाजी के लिए उसकी 60वीं वर्षगांठ को भारत में सेलिब्रेट करना था, या प्लेग के लिए कुछ भी काम न करना था, या फिर प्लेग राहत कमीशन जैसे किसी कमीशन को केवल नाम के लिए मुहैया करवाना था। तो उसकी ये नीतियां थी जिसके कारण से भारतीय जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई। बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन की ही नीति का हिस्सा है। हालांकि बंगाल का जो विभाजन था 1903 में ही हो गया होता, लेकिन 20 अक्टूबर 1905 को उसको जो है कार्य रूप दे दिया गया, बंगाल के विभाजन कर दिया गया। ये लॉर्ड कर्जन की ही फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा थी, और इस कारण से उसने भारतीयों के दिलों में जो है फूट डालने की कोशिश की। बंटवारा करने का जो है उसका निर्णय इसी बात के मद्देनजर लेके लिया गया था कि वो भारतीयों में फूट डालना चाहता था, और उसने जो धर्म के प्रति फूट डालने का काम था वो किया। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के क्षेत्र में उसको बांट दिया बंगाल को 2 भागों में। 20 अक्टूबर 1905 को जो है ये बंगाल विभाजन हुआ था, और जिस कारण से जो है भारतीयों में फूट पड़ गई, और ये भी जो है एक रोष का वातावरण जो है वहाँ पे पैदा हो गया। तो 20 अक्टूबर का जो दिन था वो जो है बंगाल में ही नहीं अपितु पूरे भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद एक लास्ट जो रीजन है वो है लाल बाल पाल का उदय। तो यहाँ पे लाल बाल पाल 3 ऐसे नवयुवक थे, जिसमें अरविंदो घोष का नाम भी हम ले सकते हैं कि वो अपने धर्म और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश नीतियों से सर्वश्रेष्ठ तो वो मानते ही थे, साथ ही साथ जो है उन्होंने लाल बाल पाल जो ये नेता थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, चाहे अपने जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या ब्रिटिश सरकार का रोष प्रकट करने के लिए जो भी हथियार जो है उनको सही लगे, उचित लगे, उन्होंने अपनाए। तो उनकी नीतियों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के तो काफ़ी सारे अनुयायी हो गए जब उन्होंने 1895 से जो गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। तो इस तरह से लाला लाजपत राय के साथ भी पंजाब से बहुत सारे लोग जुड़े, और जो है बंगाल से विपिन चंद्र पाल का और अरविंदो घोष का भी काफ़ी प्रभाव था। तो इन नेताओं ने अपने विचारों से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए, उदय के लिए ये सारे कारण जिम्मेदार रहे थे, और इन सब से जो है उग्र विचारों वाले कुछ एक ऐसे नेता सामने आए, जिससे आगे आने वाले जो है 1906 से लेकर के 1919 का जो समय था ये उग्रवादियों का समय कहा जा सकता है, उग्र राष्ट्रवादियों का समय कहा जा सकता है, या फिर क्रांतिकारियों का समय कहा जा सकता है। इसके लिए हम कोई भी जो है भाषा यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टाइम पीरियड था, इसमें उग्रवादियों की नीतियों के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।